नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द अर्थ है चैनल पर। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं एक नई सीरीज़ लेकर के, जिसका नाम है कहानी विरासत से। इसका ख्याल इसलिए आया कि कल जो गुजरा हुआ है 18 अप्रैल, वह विश्व विरासत दिवस के नाम से मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे। इन विश्व विरासतों को संरक्षित करने का काम न सिर्फ राष्ट्रीय सरकारें करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वैश्विक संस्थाएं भी करती हैं, जिनमें यूनेस्को का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। जो कल विश्व विरासत दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझी जिम्मेदारी। पूरे विश्व में लगभग यूनेस्को के द्वारा 800 से 900 के बीच में, अगर फिक्स संख्या की बात करें तो 878 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा कैसे दिया जाता है? यूनेस्को क्या है, क्या है डेंजर साइट, क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कैसे ये इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे जब हमारी कहानी विरासत से सीरीज़ समाप्त हो जाएगी। अंत के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। कहानी विरासत से के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे वे सभी प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं मिश्रित धरोहर स्थल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत से शामिल किए गए हैं। भारत से अभी तक कुल 38 स्थल यानी 38 साइट्स ऐसे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। 38 में से 30 कल्चरल हैं यानी 30 सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 नेचुरल यानी प्राकृतिक महत्व के हैं, और एक मिक्स्ड यानी मिश्रित विरासत है जिसका सांस्कृतिक के साथ साथ प्राकृतिक महत्व भी है। तो चलिए कहानी विरासत से हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने आगरा के किले को लेके 1983 का समय, 1983 का वर्ष, जिस समय यूनेस्को की कमेटी की 6वीं बैठक हो रही थी, उस 6वीं बैठक में भारत के 3 स्थलों को, भारत की 3 साइट्स को हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में उनको टैग कर दिया गया। आगरा के किले के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाले 2 अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एलोरा एवं अजंता की गुफाएं हैं। इस प्रकार 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आगरा के किले की कहानी का संबंध आप लोग जानते होंगे यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आगरा का किला आगरा का लाल किला कहलाता है। ये उस लाल किले से अलग है जिसे जनरली दिल्ली में समझा जाता है। किले दोनों ही हैं और दोनों ही लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए दोनों को लाल किला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगरा का किला भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और दिल्ली का किला भी लाल बलुआ पत्थर से, लेकिन दिल्ली के किले को ही जनरली हम लोग लाल किला कहते हैं और आगरा के किले को आगरा किला ही कहते हैं, आगरा फोर्ट कहते हैं। इस आगरा फोर्ट का जो संबंध है वो अकबर से लगाया जाता है। अकबरकालीन स्थापत्य कला का ये एक प्रमुख इमारत समझी जाती है। स्थापत्य कला को मतलब होता है बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो रहता है, भवनों की निर्माण कला को स्थापत्य कला कहते हैं, आर्किटेक्चरल आर्ट बोलते हैं। मुगलों की स्थापत्य कला में एक प्रमुख मोड़ अकबर के काल में आता है और अपने चरमोत्कर्ष पर, अपनी क्लाइमैक्स स्टेज में शाहजहां के काल में पहुंचता है, जब दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। उस समय तक मुगल स्थापत्य कला अपनी स्वर्णिम अवस्था में थी, अपनी गोल्डन स्टेज में थी। लेकिन इस आगरा के किले की कहानी का संबंध तो अकबर से जुड़ा हुआ है। अकबर का जो किला है, यह जो आगरा का किला है, अकबरकालीन स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है और अकबरकालीन स्थापत्य कला मुगल कालीन स्थापत्य कला से जुड़ी हुई है। और मुगल कालीन स्थापत्य 2 स्थापत्य कलाओं का मिश्रण है, 2 आर्किटेक्चरल आर्ट का एक कॉम्बिनेशन है। एक है पर्शियन आर्ट और एक है इंडियन आर्ट।
यानी फारस की स्थापत्य कला और भारत की देशी स्थापत्य कला को मिला देते हैं, तब बनती है मुग़ल स्थापत्य कला। और इस मुग़ल स्थापत्य कला में से अब अकबर की स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो अकबर की स्थापत्य कला की 3 खास विशेषताएं हैं। अकबर ने जितने भी भवनों का निर्माण करवाया वो ज़्यादातर सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किए गए। दूसरी खास बात यह है कि अकबर के काल में बनवाई गई अधिकांश इमारतों में अधिकांशतः लाल बलुआ पत्थर ही प्रयोग किया गया है। और तीसरी बात यह है कि ट्यूडर आर्क और क्वाड्रिलेटरल आर्क जैसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। ये तकनीक क्या है इनको गौर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद रखें कि रेड सैंडस्टोन यूज़ किया गया, सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से अधिकांश इमारतें बनवाई गईं, और ट्यूडर आर्क और क्वाड्रिलेटरल आर्क यानी कि चतुष्कोणीय मेहराब जैसी तकनीकों का प्रयोग किया गया। अकबर स्थापत्य कला का काफ़ी प्रेमी था। अबुल फजल जो उसका दरबारी इतिहासकार था वो कहता है कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है। अबुल फजल अकबर के बारे में कहता है कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है। यानी अकबर का जो उदार हृदय था वो इन इमारतों में भी दिखता है। इनकी जड़ाई का काम, जो इनले टेक्निक है, इनकी मरम्मत का काम, इनका निर्माण का काम सहज एवं सरल है, बहुत कठिन इसमें नहीं अपनाया गया है। अब हम बात करें आगरा का किला कहाँ है, कैसे है, तो 94 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ एक ऐतिहासिक किला 1638 तक ही मुग़ल साम्राज्य का मुख्य किला बना रहा। 1638 में मुग़ल शासकों ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली, इसलिए 1638 में इसका महत्व जाता रहा। फिर ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत बन के ही रह गया। लेकिन आज जिस आगरा के किले को हम जानते हैं उसका निर्माण अकबर ने 1565 में शुरू किया था और 1573 में यानी 1573 में यानी लगभग 8 वर्ष में आगरा का किला बन के पूरा हुआ। 4000 मजदूरों ने लगातार बिना थके हुए इस 8 वर्ष तक काम किया था, तब जाकर के इस आगरा का किला का निर्माण हो पाया। इसके साथ आगरा के किले के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वो हम लोग एक बार देखते हैं। दंत कथाओं से ये पता चलता है कि आज जिस स्थान पर आगरा का किला बना हुआ है उस स्थान पर कभी बादलगढ़ नाम का स्थान हुआ करता था, उसे बादलगढ़ कहा जाता था। इस बादलगढ़ के आसपास कुछ संरचनाएं, कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जिन्हें बाद में महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान उन पर भी आक्रमण किया और उन पर अधिकार कर लिया। हालांकि ये बात अलग है कि महमूद गजनवी बाद में चला गया। लेकिन 15वीं शताब्दी में यानी 15th सेंचुरी एडी में राजपूतों के चौहान शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया, इस बादलगढ़ पर। लेकिन जल्दी ही 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी और आगरा नामक शहर बसाया था। और इस प्रकार इस बादलगढ़ का अब रूप परिवर्तित होने लगता है, स्वरूप परिवर्तित होने लगता है। बाद में पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है, जब सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा जाता है, तो बाबर इस आगरा पर अधिकार करता है और जहां आज आगरा का किला है, जिसे बादलगढ़ कहते थे प्राचीन काल में, उस बादलगढ़ के आसपास एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी मतलब एक छोटा सा कुआं बनवाया। फिर बाद में क्या हुआ, जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं का राज्याभिषेक भी इसी बादलगढ़ नामक स्थान पर होता है। लेकिन अब बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के काल में ही 1565 में यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ और 1573 में वह आगरा का लाल किला उभर करके आया, जिसे आज हम आगरा का किला बोलते हैं। बाद में इस पर कुछ जाट राज्यों का भी अधिकार रहा। उन जाट राज्यों के अधिकार के दौरान रतन सिंह की हवेली यहाँ बनवाई गई थी इस किले में, और कुछ समय तक यहाँ मराठा शासकों ने भी अपना दबदबा दिखाया।
आप लोगों को 1666 का वो औरंगजेब का समय तो याद होगा, जब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी आए थे पुरंदर की संधि के लिए, और वो उनको इसी किले में रखा गया था। 1803 में मराठों के हाथ से भी आगरा का लाल किला चला गया, क्योंकि 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और उस 1803 के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे हार गए और अंग्रेज जीत गए। इसलिए आगरा और दिल्ली दोनों का ही अधिकार मराठों के हाथ से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो यहाँ तक तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों तक जाने की कहानी। अब इसके देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चरल स्वरूप क्या है। तो ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बना आगरा का लाल किला यमुना नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, ऑन द राइट बैंक। इस आगरा के लाल किले को सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था। ये बात अलग है कि बाद में इसे एक रहन सहन के महल के रूप में अपनाया गया। निर्माण कला की दृष्टि से देखा जाए तो आगरा के संपूर्ण लाल किले में, आगरा के किले में अधिकांशतः लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन ही प्रयोग में लाया गया है। लेकिन जहाँ कहीं भी सजावट की आवश्यकता पड़ी है वहाँ सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। यानी यदि आपसे यूपीएससी में ये पूछा जाए कि सिर्फ लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है तो बात गलत है, ऐसा नहीं है। इसके चारों ओर, इसके आधे वाले हिस्से में अर्धवृत्ताकार एक खुला मैदान बनाया गया है, एक खुला मैदान बना हुआ है। गुंबदों वाली इमारतें मुग़ल स्थापत्य कला की यानी मुग़ल आर्किटेक्चर की एक विशेषता थी। चारों ओर डोम्स बने रहते थे। यदि आपने ताजमहल देखा हो फोटो में तो ताजमहल के चारों किनारे पर आपको गुंबद नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी मीनारों पर। हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बना कैसे हुआ था। आप लोग को ये जो गुंबद दिखाई दे रहे होंगे, दो तरफ 2 गुंबद हैं। एक गुंबद ये है, सॉरी, एक गुंबद ये है और एक गुंबद ये है। ये दोनों ही गुंबद हैं। ऐसे ही गुंबद बनाए जाते थे। आप लोग इतना ज़रूर समझिए कि यहाँ ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्स को एक्चुअल में मैकिकोलेशन बोलते हैं। मैकिकोलेशन, MACHICOLATION, मैकिकोलेशन। ये जो बॉक्स हैं इनको ड्रॉप बॉक्स कहा जाता है। इसमें से क्या होता था, ये बिल्कुल छत के समानांतर हैं। इनके जो दरवाजे हैं वो छत के समानांतर बने हुए हैं। यानी कोई भी किसी भी खाने पीने का सामान को यहाँ से आसानी से छत पर से ऊपर से नीचे गिराया जा सकता है और नीचे से ऊपर पहुँचाया जा सकता है। या फिर इसमें ये दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं, ये इतने बॉक्स, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है और यहाँ से खड़े होकर के नीचे से आने वाली दुश्मन सेना पर वार किया जा सकता था। इसीलिए ये बड़े बड़े बॉक्स से बनाए जाते थे, बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे दीवारों में। इन गुंबदों के साथ साथ आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, और वो एक चीज़ ये है कि इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर बनाई गई हैं। आप रक्षा प्राचीर देख रहे होंगे। ये जो रक्षा प्राचीर हैं ये बैटलमेंट्स कहलाती हैं। ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच में ये जो पानी भरा हुआ है इसको एम्ब्रेसर बोलते हैं। एम्ब्रेसर यानी कुल मिलाकर के इस आगरा के किले में 3 स्ट्रक्चर हैं। एक बैटलमेंट्स यानी रक्षा प्राचीर हैं। इन रक्षा प्राचीरों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है जिससे कि दूरी बनी रहे और दुश्मन इसी खाई में आकर के गिर जाए। उसको हम लोग एम्ब्रेसर कहते हैं। यानी ये एम्ब्रेसर है एक्चुअल में। इस एम्ब्रेसर के अलावा हम लोगों ने जो एक चीज़ देखी थी वो था इसके बॉक्स।
जिनको ड्रॉप बॉक्स या मैकी कॉलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ से भी आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से ये बॉक्स दिखाई देगा आपको, आप देखें इधर ये बॉक्स यहाँ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि इसमें गेट कितने हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर आप गेट देखें तो इस पूरे के पूरे लाल किले में, यानी आगरा के लाल किले में कुल 4 गेट हैं। उन 4 गेट में से सिर्फ 2 ही गेट्स का उपयोग होता है। एक गेट है दिल्ली गेट और दूसरा गेट है लाहौरी गेट। इस दिल्ली गेट और लाहौरी गेट में एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि दिल्ली गेट का उपयोग आम जनता नहीं कर सकती। दिल्ली गेट का उपयोग आम जनता इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली गेट का उपयोग लाल किले के जो क्षेत्र दिल्ली गेट की तरफ, उससे भारत की सेना प्रयोग में लाती है, इसलिए आम जनता वहाँ नहीं जा सकती। दिल्ली गेट का दूसरा नाम एलिफेंट गेट भी है। ठीक, जो लाहौर गेट है, दूसरा गेट लाहौर गेट है। इस लाहौर गेट को हम लोग अमर सिंह गेट भी कहते हैं। शाहजहाँ के काल में इस लाहौर गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया था। इस अमर सिंह गेट से ही पर्यटक अंदर जा सकते हैं। ठीक, एक बात और है, वैसे तो इसे अकबर ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन शाहजहाँ ने इसके अंदर की बहुत सारी इमारतों को तोड़ डाला। वो इसलिए क्योंकि शाहजहाँ अपनी तरह से इसे अपना बनाना चाहता था कि इस पर मेरा नाम हो, ना कि उसके ग्रैंडफादर का, ना कि उसके दादा का नाम हो। इसलिए इसकी बहुत सारी इमारतों को तोड़ा भी गया। अबुल फजल कहता है कि इस आगरा के किले में लगभग 500 संरचनाएं बनाई थीं, 500 इमारतें थीं, लेकिन आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मुश्किल से 30 से 50 ही साइट्स ऐसी हैं जो सच में अभी जीवंत अवस्था में हैं। अदरवाइज़ उनको या तो अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया, या आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, या वो मौसम और समय की मार के चलते नष्ट होती चली गई। आज के लिए इस विरासत की कहानी से, विरासत से कहानी जो भी है हम लोगों ने डिस्कस की, इस कहानी विरासत से आज के सेक्शन में आगरा का किला आपके सामने वर्णित किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आपके सामने होंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, विशेषकर कहानी विरासत से ही होगी। कल उम्मीद है कि एलोरा और अजंता की गुफाएं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।